टाइम था 10 अप्रैल 2026 का और जगह थी यूपी के मेरठ का तेलीबाग मोहल्ला। जब एक व्यक्ति अपने घर से कुछ एक काम करने के लिए इस टाइम मार्केट के लिए निकला हुआ था और इसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर डिपो के साइड में जो एक छोटी सी चाय की टपरी है, यहाँ पर उदय भानु बैठे हुए हैं। और जैसे ही इसने उन्हें देखा तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसने लगभग 1 महीने पहले भी इन्हें देखा था। और जब उसने जाकर उनके घर वालों को ये बात बताई तो उसके घर वाले उसे ही धमकाने लगते हैं कि यार तुझे अच्छे से पता है कि वो काफी दिन पहले अचानक से गायब हो गए थे। वो जाते जाते अपनी बेटी को भी साथ लेकर चले गए। अब उन दोनों ही बाप बेटियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं कि वो गए तो गए कहां पर। तो तूने जब उसे पहली बार देखा था उसी टाइम हम लोगों के पास कॉल क्यों नहीं किया? तो वो बस यही बात बोलते हुए कि वो तुरंत वहां से उसी टाइम निकल गए थे और मैं भी काफी ज्यादा जल्दबाजी में था। तो अब वो दोबारा से जैसे ही उदय भानु को देखता है तो उसके दिमाग में यही बात आई कि उसे जल्द से जल्द इनके भतीजे विश्वजीत विश्वास को बता देना चाहिए। और वो कॉल करके बता भी देता है कि भाई तुम्हारा चाचा कुछ इस तरीके से आज फिर से मैंने यहाँ पर देखा है। वो टपरी पर बैठकर इस टाइम चाय पी रहे हैं। विश्वजीत को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने अपने दोस्त से यही बात कह दी कि भाई तू उसका पीछा बिल्कुल भी मत छोड़ियो, भले ही वो कहीं पर भी जाए तो उसके साथ साथ रहियो। तो यही सारी की सारी बातें जानने के लिए कि इसके चाचा लगभग इतने दिनों से कहां पर गायब थे, वो सीधा का सीधा उनके पास जा पहुंचता है और उदय भानु के साथ बैठकर उसी चाय की टपरी पर बातें करने लगता है कि चाचा जी पिछले काफी दिनों से आप कहां पर गायब थे। हम लोगों ने आपके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की लेकिन आपके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। और इसी टाइम उदय भानु पहले तो यहाँ पर बैठकर बड़े ही आराम से चाय पी रहा था। जैसे ही ये जान पहचान का व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो वो थोड़ा हड़बड़ी में यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जिसके चलते वो उदय भान से पूछने लगता है कि इस टाइम आप कहां पर रहते हैं। उदय भान बात को यूं ही टाल मटोल करते करते ये बात बोल देता है कि वो इस टाइम देहरादून रहता है। जब उसने उसकी बेटी प्रियंका के बारे में पूछा तो उसका यही कहना था कि भाई उसकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है और अभी भी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो वो बंदा और ज्यादा आगे बातें करने के लिए ताकि तब तक इनके परिवार के लोग यहाँ पर आ जाएं, वो और पूछने लगता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स का क्या कहना है और कब तक वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। उदय भानु जैसे तैसे कर बस इससे पीछा ही छुड़वाना चाहता था कि दूसरी तरफ विश्वजीत यहाँ पर आ पहुंचता है और उसने जाते ही सीधा का सीधा उदय भानु से यही बात पूछने शुरू कर दी कि आप अचानक से घर से लापता क्यों हो गए थे। हम लोगों को तो एक दिन सुबह उठकर सीधा का सीधा ये बात पता चली कि घर पर तो ताला लगा हुआ है, ना तो यहाँ पर उनकी बहन प्रियंका है और ना ही उसके चाचा उदय भानु यहाँ पर मौजूद हैं। वो दोनों के दोनों पता नहीं कहां पर चले गए। तो उदय भानु बस यही बात बोलते हुए कि वो इस टाइम ऑफिस के काम से यहाँ पर आया था, अब वापस यहाँ से निकल ही रहा है और वो काफी ज्यादा जल्दबाजी में है। लेकिन विश्वजीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो जोर जबरदस्ती करके, जैसा कि पहले से ही उसका एक दोस्त यहाँ पर मौजूद था जिससे कि उसने ये बात बोली थी कि इन्हें कहीं पर जाने नहीं देना है, वो जबरदस्ती करके ये लोग इन्हें वापस घर पर ले आते हैं। हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ऐसा हुआ एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे, ठीक है। हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहाँ पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, उनके भतीजों को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए हम। ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तू आ एक सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहा कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं,
हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, जैसे ही घर पर पहुंचे तो इस टाइम उदय भानु लगातार उन लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मुझे जल्द से जल्द जाना है। उसके बाद तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारी बहन की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब रहती है, मुझे उसके पास भी तो जाना है। और अब तक इनके परिवार के कुनबे के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने उदय भानु को यहाँ पर देखा तो वो लोग भी अपने अपने सवाल लेकर इसके पास आ पहुँचते हैं कि हाँ भाई, तू अचानक से कहाँ पर गायब हो गया था और अभी भी इतना ज्यादा जल्दबाजी में क्यों है, उसकी बेटी कहाँ पर है। इसी तरीके के लगातार एक के बाद एक सवालों के उसके ऊपर बौछार हो रहे थे और उदय भानु भी इस टाइम अपना पीछा छुड़वाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वो लगातार यही बात बोलता कि उसे जाकर अब अपनी बेटी को भी संभालना है। तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं एक दिन वापिस आऊंगा और उसके बाद हम लोग बैठकर आराम से बात करने वाले हैं। लेकिन इसके परिवार के लोगों को काफी अच्छे से पता था कि इसकी अपने घर कुनबे के साथ ज्यादा अच्छे से नहीं बनती है और यही कारण था कि एक टाइम में जब ये अपनी बेटी प्रियंका के साथ यहाँ पर इनके गली मोहल्ले में रहा करता था, परिवार के साथ ही रहा करता था, तो उस टाइम भी ये अपने परिवार के लोगों के साथ बातें नहीं किया करता था। तो अब घर वाले काफी अच्छे से जानते थे कि ये बंदा अब वापस तो आने वाला है नहीं, जिसके चलते वो लोग जबरदस्ती उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं कि देहरादून के कौन से हॉस्पिटल में इस टाइम वो एडमिट है। तो वो अब अपनी बात बदल लेता है और ये बात कहता है कि हम लोग वहां पर देहरादून में रहते हैं, यहाँ पर मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ पेंशन लेने के लिए आया था और दरअसल प्रियंका तो इस टाइम गाजियाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सारे के सारे परिवार के लोग दोबारा से तैयार कि आप इस टाइम किस बस में बैठकर जाएंगे, हम लोग आपके साथ चलते हैं, अपनी घर की गाड़ी है उसमें बैठकर आप जिस भी हॉस्पिटल में हमें लेकर जाएंगे उसी में जाने के लिए तैयार हैं। तो उदय भानु अब दोबारा से बातों को पलटने की कोशिश करता है कि आप लोग मेरी बात को समझिए, हम लोग फिर आराम से कभी बैठकर इस बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इसका जाना काफी ज्यादा जरूरी है। और लगातार इसके घर वाले भी यही बात बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर रुकना ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस टाइम उनकी बहन हॉस्पिटल में अकेली है, तो जल्द से जल्द ये बात बता दीजिए कि उसकी बहन कौन से हॉस्पिटल में है, ताकि ये अपने पूरे के पूरे घर कुनबे के साथ वहां पर पहुंच सके। और इस टाइम उदय भानु समझ चुका था कि ये लोग उसका यूं ही तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद तो मानो उदय भानु अंदर तक टूट गया हो, वो काफी ज्यादा निराश हालत में वहीं पर नीचे बैठ जाता है और उसका ये कहना था कि उनकी बहन कहीं और नहीं, ना किसी हॉस्पिटल में है, ना देहरादून, ना गाजियाबाद, जबकि यहीं पर इसी के घर में मौजूद है। लेकिन इनके परिवार के लोग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज में कि आप तो यहाँ से लगभग 5 या 6 महीने पहले ही चले गए थे, तो अकेली उनकी बहन यहाँ पर क्या कर रही है, और दूसरी तरफ आपने जाने से पहले इस बारे में बताया भी नहीं था। तो उदय भान इसका घर जो कि लगभग पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था उसी तरफ इशारा करने लगता है। उसका ये कहना था कि उनकी बहन अभी भी घर पर मौजूद है। तो अब घर वाले दोबारा से काफी ज्यादा परेशान कि आखिरकार ये बंदा बोलना क्या चाहता है। ये घर तो लगभग पिछले 5 से 6 महीनों से बंद है, तो इनकी बहन अंदर क्या कर रही है। और उसके बाद डरे सहमे उदय भानु ने एक इस तरीके की कहानी इसके घर वालों के सामने रखी, जिसे कि सुन लेने के बाद किसी को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसमें से काफी सारी चीजें तो ये लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन बाकी जो कुछ बचा हुआ था वो उसके बाद इनके सामने आ जाता है। दरअसल पूरा ही मामला ये था कि 2010 के आसपास ये रिटायर हो जाता है। 2013 में किन्हीं कारणों के चलते इसकी पत्नी अपनी खुद की जान गंवा देती है। इस टाइम इसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उदय भानु, इसकी पत्नी और इसकी बेटी थी। लेकिन जैसे ही इसकी पत्नी ने अपनी जान गंवाई तो इस टाइम उदय भानु को यही बात लगा करती थी कि जितने भी इसके घर परिवार के लोग हैं, कुनबे के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चाहते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे कर वो अपने घर परिवार के लोगों से दूर होने लगता है। ये रहता अपने परिवार के बीच ही था, लेकिन कभी भी वो उनके साथ बातें नहीं किया करता था। दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी को भी साफ इनकार कर रखा था कि किसी से भी बोलने की जरूरत नहीं है। घर परिवार वालों का यही कहना था कि ये बंदा हम लोगों के बीच ही रहता है, किसी दिन अगर इसे ज्यादा इमरजेंसी आई, जरूरत हमारी हुई तो अपने आप ही बता देगा। और इसी बीच एक टाइम ऐसा भी आया जब उदय भानु की बेटी प्रियंका को काला पीलिया हो जाता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो जितने भी डॉक्टर्स के पास उसे लेकर जा सकता था उन सभी के पास उसे लेकर जा रहा था, लेकिन इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं, जिसके चलते उसके दिमाग में अब ये बात आने लगी कि जरूर इसके जो भी ये रिश्तेदार हैं ये
इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि ये अपने परिवार में कैसे आराम से रह रहा है और इन्हीं के कारण जरूर आखिरी टाइम में इसकी पत्नी ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके चलते इन्होंने जो कुछ भी इसके ऊपर काला जादू वगैरह करवा रखा था, इसका एंटीडोट लेने के लिए वो एक तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसे जाकर उसने सारी की सारी बातें बता दी और तांत्रिक भी दूसरी तरफ यही बात कहता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी इसी कारण से ठीक नहीं हो रही है, जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ काली शक्तियों का साया आ चुका है। और इसी टाइम एक तरफ तो वो डॉक्टर का भी इलाज करवा रहा था, दूसरी तरफ वो तांत्रिक के पास भी जा रहा था। इसी टाइम उसकी बेटी प्रियंका अपनी जान गंवा देती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, अब इसकी बेटी भी इसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके चलते आखिरी टाइम में उसने अपनी बेटी को वहीं पर अपने घर में एक अंदर वाले कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। वो बिस्तर पर लेटा देता है, वहीं पर अगले 3 से 4 दिनों तक रहता है। इसी टाइम वो अपनी बेटी के साथ ही रहा करता था, वहीं पर रहकर खाना खाया करता था, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर खुद अकेला नहीं नहाता, जबकि अपनी बेटी को भी पूरे तरीके से साफ किया करता था। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसकी बेटी प्रियंका की अब मृत्यु तो हो ही चुकी थी, तो उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होने लगती है। तो वो सबसे पहले तो मार्केट से काफी सारे रूम फ्रेशनर लेकर आता है, सेंट लेकर आया, इत्र लेकर आया, उसको अलग अलग तरीके से साफ करने की कोशिश करता ताकि उसकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अच्छे से रह पाए। लेकिन अभी हफ्ता ही गुजरा होगा कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और अब इसे पक्का हो चुका था कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इसकी बॉडी से काफी ज्यादा दुर्गंध आने लगेगी और इसके पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि उदय भानु की बेटी इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है और उसके बाद ये सारे के सारे लोग आकर इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो उसने इस बात से घबरा कर किसी को कुछ भी नहीं बताया और उसके बाद वो अपने घर से बाहर जाता है। वहां पर सड़क पर जितना भी फालतू कचरा पड़ा हुआ था उस सारे के सारे कचरे को लाकर अपने घर के अंदर फेंक देता है। जितनी भी इस टाइम खिड़कियां मौजूद थी उन्हें पूरे तरीके से वो टाइट बंद करने की कोशिश करता है ताकि इसके घर से बाहर बिल्कुल भी बदबू ना जाए। इसके अलावा भी काफी सारे कागज और गत्ते लेकर उसने अपने पूरे ही घर में फैला दिए थे ताकि इसके बॉडी से जितनी भी स्मेल निकलेगी वो सारी की सारी इन पेजेस की मदद से यहीं पर रह जाए और बाहर के लोगों को पता ही ना चले कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। ये पूरा का पूरा मामला फिट कर लेने के बाद वो अपने घर को ताला लगाता है और उसके बाद देहरादून चला गया। 4 महीने से ये चाचा जी हमारे चले गए, तो हमें लगा कि कहीं बाहर गए, हमें तो बातचीत थी नहीं। तो आज पता चला कि ये चाय की दुकान बेगम बाग में वहाँ लेडीज के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी तो मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है तू, 4 महीने से कहाँ हो आप? मैं तो यही हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को सुनील विश्वास को फोन करा। मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनील विश्वास आए तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया जबरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सबने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा, तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई। हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि ना तो कोई स्मेल आ रही थी ना कोई बदबू, हम तो यहीं रहते हैं। तो फिर बस हमने डिसाइड करा परिवार वालों ने कि 112 पे फोन करो। 112 पे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आके ताला तोड़ के देखा सचमुच ही बॉडी अंदर है। ये है घटना। आपने उससे पूछा लाश कहाँ है? उन्होंने बताया लाश अंदर ही है। नहीं, हमने कहा कहाँ है प्रियंका? बहुत दबाव डांट के भाइयों ने पूछा, तब वो कह रही है अंदर ही है। वो तो अंदर 4 महीने से क्या कर रही है? कह रहे वो तो मर गई। हाँ, कह रहे उसे काला पीलिया हुआ था तो मैं झाड़ फूक कराता था, उसी में मर गई। और मैं घबरा के चला गया, डर के मारे। मुझे बहुत दुखी था इसलिए चला गया। नहीं, वो तो पुलिस ने ताला तोड़ के देखा ना भाई साहब, बदबू तो अब भी नहीं आई। वो यूपी बोर्ड ऑफिस में थे। वहां पर वो काफी आराम से अपनी इस टाइम जिंदगी बिता रहा था, लेकिन बीच बीच में इसके परिवार के लोग इसके पास कॉल करते, पूछने लगते कि वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गया। लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया कि इस टाइम उसकी बेटी प्रियंका अपनी जान गंवा चुकी है और जैसे तैसे कर उसके साथ वो इस टाइम रह नहीं सकता था। काफी ज्यादा उसे घबराहट हो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या कुछ होगा, जिसके कारण आधी बार तो वो अपने परिवार के लोगों का फोन उठाया ही नहीं करता था और कभी कभार उठा भी लेता तो जल्द से जल्द बातें कर लेने के बाद वो फोन काट दिया करता था। और घर वालों का तो बस यही अंदाजा था कि भाई अब वो बात कर ही रहे हैं तो ठीक ठाक ही होंगे। किसी को भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि इस टाइम इनका जो ये घर बंद है यहीं पर इनकी बेटी प्रियंका भी मौजूद है। उन्होंने इसके बारे में पता लगाने की काफी सारी कोशिशें की, लेकिन कोई भी कोशिश उनकी काम नहीं आती है। जैसे ही परिवार के लोगों को इस बारे में पता चलता है कि ये बंदा कुछ इस तरीके का कांड
कांड रचने का दावा कर रहा है तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आकर इस मामले के बारे में सारी की सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो उस टाइम की सारी वीडियो वगैरह बनाई गई थी। पुलिस ने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो अंदर से काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है। अंदर की बदबू इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी पुलिस वाला बिना नाक पर रुमाल रखे हुए या फिर मास्क लगाए हुए अंदर जा ही नहीं सकता था। तो अब पुलिस ऑफिसर्स जो कि सबसे पहले आगे गए थे वो तुरंत बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जैसे तैसे कर अपने आप को संभालते हुए दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को अंदर भेजने लगते हैं। मुंह के ऊपर मास्क या फिर रुमाल लगा लेने के बाद पुलिस वालों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे कि पूरे के पूरे गलियारे में इस टाइम काफी सारा कचरा गिराया गया है और उदय भानु का ये दावा था कि उसने ये सारा ही कचरा यहाँ पर जितने भी इस टाइम बदबू फैल रही थी इसे रोकने के लिए फेंका था। तो पुलिस ने उदय भानु को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो लोग प्रियंका की बॉडी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ये बात पता चली कि इसकी हद से ज्यादा बॉडी इस टाइम डिकम्पोज हो चुकी है। वहां पर डेड बॉडी के काफी ज्यादा बुरे हालात थे। शरीर का काफी सारा हिस्सा इस टाइम पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका था, उसके ऊपर स्किन तक नहीं बची थी। अंदर का कंकाल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस जैसे तैसे कर मशक्कत करके उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी भी पुलिस का यही अंदाजा था कि जरूरी नहीं कि आखिरी टाइम में इस लड़की ने अपनी जान काला पीलिया होने के कारण गंवाई हो, जबकि इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है, जिसके चलते सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अब पोस्टमार्टम के लिए पूरे तरीके से बॉडी तो बची ही नहीं है, लेकिन पुलिस जिस भी तरीके से इसकी एटॉप्सी करवाएगी, जितनी ज्यादा डिटेल इससे निकाल पाएगी वो सारी की सारी निकाल लेने के बाद आगे देखेगी कि अब करना क्या है। और अभी भी ये केस यूं का यूं चल रहा है। उदय भानु से और ज्यादा डिटेल निकलवाई जा रही है कि क्या आखिरी टाइम में प्रियंका ने उस बीमारी के कारण ही अपनी जान गंवाई है या फिर जैसे कि यहाँ पर तांत्रिक वाला भी मामला बीच में आ रहा है, कोई सेक्रीफाइस वगैरह तो यहाँ पर नहीं किया गया होगा। और इसके अलावा भी काफी सारे एंगल लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका इस टाइम 33-34 साल की हो चुकी थी। तो काफी सारे लोगों का अंदाजा ये भी है कि हो सकता है प्रियंका अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो और इसी बात की खुंदक लेकर उसने अपनी बेटी को निपटा दिया होगा। लेकिन अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता और पुलिस अभी भी इस केस के ऊपर काम कर रही है। जैसे ही इस केस का रिजल्ट सामने आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। वैसे दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में जान ही चुके हैं, तो आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।